हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो जो रेजिस्टर होते हैं उसको आप दो तरीकों से कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल के अंदर। तो यही इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं। जो एक दो डेरिवेशन दे रखी है ना, वो किसी ने रिक्वेस्ट किया था, तो उसी के ऊपर ये वीडियो रहेगा। बाकी आगे पीछे कोई भी इसके अंदर टॉपिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो यही जो टॉपिक है वो इसके अंदर एक सीरीज और एक पैरेलल वाला। तो हम बात कर रहे हैं रेजिस्टर को कंबाइन करने की, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि हम रेजिस्टेंस लेने वाले हैं। अब यहाँ पे जो भी रेजिस्टर होता है उसको आप दो तरीकों से कंबाइन कर सकते हैं, या तो सीरीज में या फिर पैरेलल में। तो दो तरीके हैं कंबाइन करने के, कि आप इनको सीरीज में लगा दो या फिर आप पैरेलल में लगा दो इनको, ठीक है ना। तो देखो, अगर आपको जो टोटल रेजिस्टेंस है अगर उसको बढ़ाना है तो जो भी इंडिविजुअल रेजिस्टर होते हैं उन्हें हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। इसी का उल्टा हो जाता है पैरेलल के लिए। अगर आपको जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको डिक्रीज करना है तो जो भी आपके इंडिविजुअल रेजिस्टर्स होते हैं, रेजिस्टेंस जिसको हम बोल देते हैं, उन्हें हम कैसे कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलल में, ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं, अब सीरीज और पैरेलल का क्या मतलब है इसके अंदर, ये देख लेते हैं। सीरीज के अंदर अगर आपके जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर आप उनको एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हो इस तरीके से कॉन्सिक्यूटिवली, मतलब एक के बाद एक, इस तरीके से अगर आप कनेक्ट कर रहे हो, ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, इस तरीके से है ये, तो ये आपकी रेजिस्टेंस हो गई R1, ये आपकी रेजिस्टेंस हो गई R2। तो अगर आप ऐसे आप रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर देते हो एक सीरीज में, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन सीरीज का। अगर पैरेलल की बात करें, भाई पैरेलल कैसे होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती है तो हम इस तरीके से देखते हैं, एक के बिल्कुल सामने, बिल्कुल इस तरीके से आनी चाहिए। तो अगर ऐसे ही आप पैरेलल रेजिस्टर्स की बात करोगे तो अगर एक रेजिस्टर आपका यहाँ पर आ रहा है तो दूसरा उसके बिल्कुल पैरेलल होगा, यानी बिल्कुल इस तरह। तो जब भी हम पैरेलल रेजिस्टर्स की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका जो भी रेजिस्टर होते हैं वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। ये जस्ट वही बेसिक है, ठीक है, इस पे ज्यादा हम फोकस नहीं करते हैं। ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, अब ये A भी हो गया। आप देखो, जो सीरीज में था इसमें एकदम एंड टू एंड कनेक्टेड था, मतलब एक एंड इसका खत्म हुआ, दूसरा एंड उसका शुरू हो गया, बिल्कुल कॉन्सिक्यूटिवली, एक के बाद एक। और ऐसे अगर तीन रेजिस्टेंस होंगी तो एक के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, जितनी भी है उनको एक लाइन में कनेक्ट कर दो, उसी को हम बोल देते हैं कि एक सीरीज में लग गए हैं नंबर। अब ये जो है ये आपका सीरीज हो गया। पैरेलल में क्या होगा, आपके दो जो सेम पॉइंट है, दो सेम पॉइंट के बीच में ही आपकी रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट होती शुरू हो जाएंगी। तो जैसे ये R1 हो गई, ऐसे आपकी R2 है, R3 भी होगी तो वो भी आपकी इन्हीं के बीच में आ जाएगी। तो ये आपका है कि सीरीज में इस तरीके से लगती है, पैरेलल में आपकी इस तरीके से हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर देते हैं। अब इनके अंदर दो डेरिवेशन आ जाती है बस, जहां से आपका फॉर्मूला निकलता है, और वही फॉर्मूले जो है आप उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर रेजिस्टर इन सीरीज, तीन लेंगे हम इसके अंदर। तीन क्या मतलब है कि जैसे कि आपका एक रेजिस्टर है, दूसरा है और तीसरा है, तो तीन ऐसे लेंगे हम, R1, R2, R3। दो के साथ भी कर सकते हैं, चार है तो चार के साथ भी कर सकते हैं, जितने हैं उतने आप लेकर कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप सीरीज में तीन रेजिस्टर को कनेक्ट करोगे, R1, R2, R3, सबसे पहले तो देखो क्या होता है, इसके अंदर आपका ना एक लॉ लगता है जिसके अकॉर्डिंग आप इस डेरिवेशन को कर पाते हो। तो जब भी आपके रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज के अंदर कनेक्ट होते हैं तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है, जिसे हम R से डिनोट कर देते हैं यहाँ पर, वो कैसे निकलता है, ये R कैसे निकलता है, ये निकलता है जब आप इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो है ना इनका कॉम्बिनेशन कर देते हो। तो अगर आप इंडिविजुअल का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, प्लस करना, ऐड करना, तो अगर आप इन तीनों का सम कर देते हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है, इस टोटल या फिर कंबाइंड रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग है, ये लॉ के अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज। इस लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है, लॉ के अकॉर्डिंग भी वही सेम चीज है जो मैंने आपको बताई है, कि जो भी आपका टोटल रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंडिविजुअल रेजिस्टर के सम के इक्वल हो जाएगा, जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। तब ये सीरीज के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो ये लॉ आपका लगता है, और इसी से आपको बस यहाँ पर इक्वल्स टू लगा देना है और इधर प्लस प्लस लगा देना है। ऐसी आपकी एक इक्वेशन निकल कर आ जाती है।
वो इक्वेशन कैसे आती है, यहाँ पर पहले एक पूरा सर्किट का आपका डायग्राम होगा, उसके अंदर आपके रेजिस्टर होंगे, एमीटर होगा, बैटरी वगैरह होगी, वहां से आप एक डिराइव करके ये इक्वेशन ला सकते हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही देखो बता दी है, ठीक है ना। तो ये इस लॉ के थ्रू आ रही है कि जब भी आप सीरीज में कनेक्ट करते हो रेजिस्टेंसेस को, तो जो इंडिविजुअल है अगर आप उनका सम कर दोगे तो वो टोटल के इक्वल आएगा। मतलब जितना आपका टोटल पोटेंशियल उस सर्किट के अंदर घूम रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो आपका हर एक रेजिस्टर से पोटेंशियल डिफरेंस है उसी के इक्वल हो जाएगा अगर आप उनका सम कर देते हो तो। अब देखो यहाँ पर ये एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि ये आपका टोटल रेजिस्टेंस है और ये आपके 3 इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस इतना है, ये इंडिविजुअल है, उनका आप सम करोगे तो वो टोटल के बराबर ही आएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जब आप टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो, जो आप डिराइव करते हो क्या निकालते हो कि टोटल रेजिस्टेंस इसके इक्वल आ रहा है, तो उसको निकालने के लिए आपको 2 चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। पहली चीज क्या है कि इसका जो आपका सर्किट डायग्राम जो है उसमें आप क्या देखोगे, भाई जो रेजिस्टेंस है ना वो इस तरीके से सीरीज में ऐसे कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, तो यहाँ पर इस R1 रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये होगा डिफरेंट, और इस R2 रेजिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये होगा क्या, डिफरेंट, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे आपका सर्किट डायग्राम होगा उसके अंदर जितनी रेजिस्टेंस होगी उन सब में से क्या होगा, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। वो किस पे डिपेंड करेगी, यहाँ पर वो डिपेंड करेगी कि आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, टोटल कितनी है वो डिपेंड करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितनी रेजिस्टेंस होंगी उन सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। यही 2 चीजें आपको याद रखनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है लेकिन जो करंट है वो सेम फ्लो होगा। तो ये 2 पॉइंट है कि सीरीज के अंदर आपके साथ साथ में लगे हुए होते हैं एक के बाद एक के बाद एक, तो हर एक रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा। अब मानो कि आपका R1 रेजिस्टेंस है, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बताना चाहेंगे तो उसको V1 मान लेंगे। R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। जब डिफरेंट होते हैं तो एक को 1 से, एक को 2 से, एक को 3 से, एक को 4 से ऐसे डिनोट करते हैं। जब सेम चीज होती है, जैसे मैंने कहा करंट सेम है, सेम फ्लो कर रहा है, इसका मतलब पूरे सर्किट में कहीं भी देखोगे करंट जो है उसकी वैल्यू सिर्फ I ही रहेगी। ये क्या I1 I2 में इसको नहीं लिखेंगे, भाई करंट तो सेम ही फ्लो हो रहा है ना, तो उसको I1 I2 क्यों देखेंगे। I1 2 3 ये जो डिनोट कर रहे हैं ये उसी लिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज है वो चेंज हो रही हैं, तो ये इसीलिए लिखी जा रही है। तो आपका जब भी आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आपका सेम ही करंट फ्लो होगा सर्किट में। तो 2 पॉइंट हो गए, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है और करंट सेम रहता है, बस इतनी चीज बताई है मैंने। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है रेजिस्टेंस में से और करंट जो है वो पूरे में सेम फ्लो करेगा, यानी I सिर्फ I ही रहेगा और इनकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। अगर एक और रेजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ होता तो उस रेजिस्टेंस के हिसाब से वो R3 हो जाता और पोटेंशियल डिफरेंस उसमें से कितना जाता, V3, ठीक है। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 हो जाता। अब देखो हम ना इसके अंदर ये भी हटा देते हैं। अब जो सर्किट वो डायग्राम है उसमें देखते हैं हम कि आपका सीरीज में ये फॉर्मूला किस तरीके से आएगा। यहां से बना देते हैं कि ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस है और ये आपका तीसरा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, भाई एमीटर है, यहाँ पर ये जो है बैटरी का टर्मिनल्स हो गए, ये प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है। यहाँ पर की लगा देते हैं, के से डिनोट कर देते हैं इसको। यहां पर आपने लगा दिया भाई वोल्टेज बैटरी के थ्रू इस तरीके से, सही, ये प्लस ये माइनस। अब यहाँ पे ये 3 रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। इसको हम बोलेंगे R1, इसको हम बोल देंगे R2, इसको हम बोल देंगे R3। अब मैंने क्या कहा, जो 2 पॉइंट है आपको वो याद रखने हैं। यहाँ पर आपका जो ये जो करंट है ये क्या है, सेम है, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि R1, R2, R3 जो है वो क्या है, आपकी रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। ये सारे लिखने वाली चीज है,
मतलब थ्योरेटिकल जो हम लिखते हैं ना, ये वो वाली चीज है बस लिखने की। तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि यहाँ पर करते कैसे हैं इस चीज को। तो R1 R2 R3 जो है ये आपके रेजिस्टेंस है जिन्हें मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ये चीज बस इंग्लिश में लिखी जा सकती है। यहाँ पे करंट जो है वो सेम फ्लो कर रहा है इसके अंदर। अब यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल अप्लाइड है, पोटेंशियल जो अप्लाइड है ना वो किसके थ्रू अप्लाइड है? भाई बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो पोटेंशियल आपने कितना अप्लाई करा है? पोटेंशियल अप्लाई करा है V वोल्ट्स। तो जो बैटरी के थ्रू आपने पोटेंशियल अप्लाई करा हुआ है यहाँ पे वो कितना है? V वोल्ट्स है टोटल, ठीक है। अब वो V वोल्ट जो है वो यहाँ पर क्या है? अलग अलग जाएगा। मैंने बताया था आपको ये कि करंट सेम फ्लो हो रहा है, लेकिन जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर एक रेजिस्टेंस पे क्या होगा? अलग अलग होगा। तो यहां से लेके यहां तक, यानी इस R1 के लिए आपका V1 पोटेंशियल डिफरेंस होगा, R2 के लिए आपका कितना हो जाएगा? V2 पोटेंशियल डिफरेंस, और R3 के लिए कितना हो जाएगा? V3 पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, होगा इस तरीके से, ठीक है। और ये जो है ना, ये सारा थ्योरी वाली चीज होती है जिसको आप लिख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 रेजिस्टर इज V1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 रेजिस्टर इज V2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 रेजिस्टेंस इज V3। तो इसके अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस इतना है, इसके अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, और टोटल जो अप्लाई किया है वो कितना है? V वोल्ट है। V वोल्ट है वो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो, तो जो टोटल है यानी कि जो V है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इन सब में से आपका जितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है किसके इक्वल? यानी V1 V2 V3। टोटल तो आप इतना अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, और इसके लिए अलग है। अगर आप तीनों का सम कर दोगे तो क्या आपकी ऐसी इक्वेशन नहीं बन जाएगी? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। हम किसकी टर्म्स में निकाल रहे हैं? V की टर्म्स में निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सीरीज है इसके अंदर आपकी V की वैल्यू चेंज होती है। पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है ना, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस ही डिफरेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे इसकी इक्वेशन की टर्म्स में निकाल रहे हैं, V की टर्म्स में। I तो सेम है, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, वो तो वही रहेगा इक्वेशन के अंदर। तो इसीलिए आपकी जो है ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। इसके बस बाद में आपके 2 स्टेप है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और जैसे आपने V की इक्वेशन बना दिया यहाँ पर, आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर, वही मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको पता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब आप हर एक V की वैल्यू के लिए क्या इस इक्वेशन में से नहीं लिख सकते वैल्यू? आप बता सकते हो कि V1 के लिए कितना हो जाएगा, V2 के लिए कितना हो जाएगा, और V3 के लिए कितना हो जाएगा। आपको पता है, देखो करंट तो देखो सेम ही रहा है, I की वैल्यू तो सेम ही है, तो यहाँ सब में क्या है? करंट सेम ही फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो सबके लिए करंट सेम है, लेकिन आपका ये R1 के लिए है, ये R2 के लिए है, और ये R3 के लिए है। तो इक्वेशन 3 हो गई, ये 4 हो गई, और ये 5 इक्वेशन हो गई। तो R1 जो आपका रेजिस्टेंस था उसमें से आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V1, R2 के लिए था V2, और R3 के लिए था V3। ये 3 इक्वेशन बन गई किससे? V इज इक्वल टू आई आर से। 1 और 2 मैंने बता दिया, जो चीज सेम है उसको तो आप सब में सेम रखोगे, I की वैल्यू सेम है। अब आपका ये 3 चीज जो है ये चेंज है, तो इनके लिए आप 1 2 3 1 2 3, अगर 4 लगे होते तो आप लिखते थे V4 इज इक्वल टू I इंटू R4, ये इक्वेशन भी आ जाती। अगर सिर्फ आपके 2 रेजिस्टेंस इसमें कनेक्टेड है सीरीज में, तो तीसरी इक्वेशन हटा दो, ये 2 इक्वेशन आ गई। जितने कनेक्ट है उतने की इक्वेशन बन जाएगी। अब ये आपकी इक्वेशन तो बन गई, V इज इक्वल टू आई आर। अब क्या करना है इसके बाद आपको? यहां से आपके पास V1 की वैल्यू है ये, V2 की वैल्यू है ये, और V3 की वैल्यू है ये थोड़ा सा यहाँ पे खिचड़ी पक गई है बस, ठीक है। तो वैल्यू ये आ गई है ना। अब इनकी वैल्यू को आप उठा के फर्स्ट वाली इक्वेशन में डाल सकते हो, 3 4 और 5। आप फिर यहाँ पे ये इंग्लिश जो है थोड़ा लिख सकते हो कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ V1 V2 V3, ये तीनों जो वैल्यूज हैं इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 के अंदर डालोगे। भाई इक्वेशन 1 में आपको V की वैल्यू क्या है, किसके इक्वल है? V जो है ये किसके इक्वल है? V1 की वैल्यू के। तो V1 कितना है? I
इंटू R1, बीच में है प्लस का साइन, ठीक है। फिर V2 है, V2 की वैल्यू कितनी है, I इंटू R2, ठीक है। तो ऐसे भी देख सकते हो आप, थोड़ा अलग अलग करके भी। और V3 कितना है, I इंटू R3। अब यहां से आपके पास में I कॉमन है, I को आप बाहर ले लो, इधर क्या बचेगा सम में, R1, बीच में प्लस का साइन, प्लस R2 प्लस R3। आप चाहो तो अब यहाँ पर डायरेक्टली IR की वैल्यू रख सकते हो। भाई ये जो V है ये किसके इक्वल होता है, I इंटू R के इक्वल होता है ना। तो मैं इस V को हटा के यहाँ पर लिख सकती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आप कर सकते हो उसको, कि जहां पर भी आपने कॉमन लिया है ना, वहां पे आप इसको लिख सकते हो कि V हमें पता है IR के इक्वल होता है। तो ये I और I ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास में सीरीज का फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। बस ऐसे करके ये आ जाता है सीरीज के लिए। यहाँ पर ये आपका क्या है, टोटल है, जो मैंने कहा टोटल है। ये आपका क्या है, इंडिविजुअल है। अगर 2 होती तो R1 प्लस R2 हो जाता फॉर्मूला, 3 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका किसके इक्वल है, इंडिविजुअल आपके जो भी रेजिस्टेंस थी उनके सम के इक्वल है। तो कंबाइंड अगर आप कर देते हो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को, तो आपके पास में बन जाता है टोटल, ठीक है। तो ऐसा निकलता है सीरीज के लिए। अब देखते हैं कि पैरेलल के लिए कैसे होता है। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर रेजिस्टर्स इन पैरेलल। पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो फिर आप कैसे कर पाओगे डिराइव। देखो आपके पास में जो इंग्लिश में लिखा है वो तो लिखा ही आपके पास में, ठीक है। हिंदी में देखो क्या मतलब है इस चीज का। अगर आपके पास में पैरेलल में कनेक्टेड है तो आपको पता है ना वो कुछ इस तरीके का दिखता है। पैरेलल में जब भी कनेक्टेड है तो इस तरीके से आप मान लो यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस R1 हो गई और एक आपकी R2 हो गई, मतलब इस तरीके का कुछ होता है डायग्राम। बाकी जो सर्किट है वो तो रहेगी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आपको पैरेलल में फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम हमेशा रेसिप्रोकल लिखते हैं, मतलब रेसिप्रोकल होता है इसके अंदर। मैं आपको बता देती हूँ स्टार्टिंग से क्या है इसका मतलब। चलो ये A और B पॉइंट है, इसके अंदर आपके ना दोनों रेजिस्टेंस आ जाते हैं एक ही साथ में, और वो एक के नीचे एक होते हैं, उसमें एक के साथ में होता है, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक। इसमें क्या होता है, एक के नीचे एक होता है, मतलब पैरेलल रहने चाहिए वो। बस ये चीजें आपकी पैरेलल बैठनी चाहिए, मतलब एक के नीचे एक फिर उसके नीचे एक, तो सारे एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड होने चाहिए, बस उसी को पैरेलल बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, आप इसका कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था ना कि आपका ये क्या है, कंबाइंड रेजिस्टेंस है, मतलब टोटल किसके इक्वल होता है, आपके जो भी इंडिविजुअल है उन सबको प्लस कर लो तो सबका जो सम होगा वही टोटल के इक्वल होगा। भाई आपको पता है 10 बराबर किसकी हो जाएगा, आप 4 और इसको जोड़ लो 6 को, ऐसे करके, ठीक है। तो इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, ये R हो गया। तो टोटल कैसे आएगा, इंडिविजुअलों को अगर आप प्लस कर लोगे, ये कहने का मतलब है। यहाँ पर क्या होता है, बस एक रेसिप्रोकल वाली चीज आ जाती है। लेकिन यहाँ पर भी आपकी डेफिनेशन जो है वो कुछ इसी टाइप की लिखी हुई आपको मिल जाएगी कि आप रेजिस्टेंस जो है उनके कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस को या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है बाय लॉ। अब वो लॉ भी क्या है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ये तो वही इंग्लिश वाली चीजें हैं जो आपकी लिखी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके कहीं पर भी रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं तो उनका आप टोटल यानी कि जो कॉम्बिनेशन होता है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, अगर आप इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन कर लेते हो। अब लेकिन जो पैरेलल है उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है कि जब भी आपका पैरेलल है तो एक रेसिप्रोकल वर्ड का भी आपको यूज करना है। तो जो भी आपका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है उनका अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो और उनका सम कर लेते हो, ठीक है। तो क्या करा है, जो इंडिविजुअल है उनका रेसिप्रोकल है और उनका सम है, ठीक है। और वो किसके इक्वल आता है, आपके कंबाइंड रेजिस्टेंस के, जो आपकी रेसिप्रोकल वाली फॉर्म में ही होगा। तो ये इसका मतलब होता है। और इसको आप डेफिनेशन जो दी हुई होती है उसको तो आप याद ही कर सकते हो, मतलब उसका यही होता है जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है। आपको ये चीज ना फॉर्मूले से समझ में आ जाएगी। मैंने कहा कि हर एक जो है, क्योंकि पैरेलल का केस आ गया है तो आपको बस एक वर्ड याद रखना होता है कि इसमें अब रेसिप्रोकल ले लेना है। रेसिप्रोकल कुछ नहीं है, 1/, का मतलब रेसिप्रोकल ही होता है। तो जो भी आपकी रेजिस्टेंस है, जैसे हम R1 बराबर R1 प्लस R2 ऐसे लिख रहे थे, अब इसी R1 को 1/, में लिख दो, इस R2 को 1/, में लिख दो, इसको हम
1 में लिख दें, बस ये पैरेलल के लिए हो गया। इतना सा फर्क है इनमें। तो जो डेफिनेशन है और जो कहा जा रहा है इसके अंदर वो ये है कि इंडिविजुअल जो भी रेजिस्टेंस है आप उनका रेसिप्रोकल लेंगे और उनका अगर आप कंबाइंड सम देखते हैं तो वो आपका इक्वल हो जाता है किसके, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के, जो कि आपकी किस फॉर्म में है, रेसिप्रोकल फॉर्म में है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन है, रेसिप्रोकल फॉर्म में है। ये किसके इक्वल है, इंडिविजुअल वाली रेजिस्टेंस जो कि आपकी रेसिप्रोकल की फॉर्म में ही है और उनके सम के इक्वल है। तो ये कहने का मतलब है, वही मीनिंग है। अगर आप उस चीज को भी समझेंगे और इस फॉर्मूले की तरफ देखेंगे तो उस डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला है इसका। अब आया कैसे है ना ये फॉर्मूला, पहले वो चीज देख लेते हैं। इसके अंदर भी जस्ट ऑपोजिट है। जैसे मैंने कहा सीरीज में तो एक सिंपल फॉर्मूला है प्लस 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 करके, पैरेलल में उल्टा है 1 में कर दिया है। ऐसे ही जैसे सीरीज में आपके पास में क्या था, करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस में आपका अलग अलग चेंज हो रहा था। इसमें जस्ट उल्टा कर दो, इसमें आपका जो करंट है ना वो आपका चेंज होगा। भाई आपका देखो ना दो रास्ते बट रहे हैं, जब इस तरीके से ये बटा हुआ है तो इधर से तो देखो बराबर आ रहा था, ठीक है, ये पूरा अगर सर्किट इस तरीके से आपका, तो इधर से तो पूरा बराबर करंट आ रहा था, लेकिन ऊपर इधर आपका एक रेजिस्टेंस आएगा, इधर नीचे रेजिस्टेंस आएगा, तो ये फिर बट जाता है। तो मान लो कि यहाँ पर आपका कुछ करंट गया, यहाँ पर आपका कुछ करंट गया, तो जहां भी आपको ऐसे रास्ते दिख रहे हैं ना, इसका मतलब आपका करंट बट गया। तो यानी यहाँ पर कुछ अलग करंट गया, इसको I1 बोलेंगे, यहाँ पर कुछ अलग करंट गया, इसको I2 बोलेंगे। मैंने कहा जहां पर भी आपका चेंज आता है वहीं पर हम 1 और 2 का यूज करते हैं। अगर ये सेम जाता तो मैं ऐसे बोलती कि यहाँ भी I है, यहाँ भी I है। अब तो इसके अंदर करंट चेंज है तो भाई कुछ तो सेम रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो V की वैल्यू जो है वो सेम रहती है। अगर आपको किसी एक का भी याद हो तो दूसरे वाले का तो पता लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद भी रख सकते हो। तो इसके अंदर आपका I जो है वो चेंज होने वाला है। ये 2 पॉइंट है इसके अंदर, वैसे तो काफी सारा उसके अंदर लिखा हुआ है, बस मैंने ये बिल्कुल एकदम शॉर्ट में बता दिया है तो आपका थोड़ा जो है समझने में आसान हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर जो है डायग्राम देख लेते हैं। इसमें एक तो आपका इस तरीके से सेंटर में ही आ जाएगा, ठीक है, एक इस तरीके से बना देते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर कहा आपसे कि अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये तो सेम ही रहेगा, तो जितने भी रेजिस्टेंस हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इन सब में से आपका जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हो रहा होगा, ये जो सेम वैल्यू है ना ये किसके इक्वल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के थ्रू अप्लाई होता है वही वाला है ये। भाई जितना अप्लाई हो रहा होगा उतना ही पूरा इसके अंदर घूमेगा ना, तो जितना अप्लाई हुआ है वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है और वो सेम है जो कि हर एक रेजिस्टेंस में से अप्लाई क्या कहते हैं फ्लो हो रहा है। तो ये आपकी सेम ही वैल्यू है, जितना अप्लाई हुआ उतना ही हर एक में से जा रहा है, जबकि करंट के लिए उल्टा रहेगा। ये सारी वही आपकी लैंग्वेज वाली फॉर्म में है, ये बस मैं हिंदी में बता दे रही हूँ। तो ये आपका करंट है जो कि आपका चेंज हो रहा है, तो करंट जो भी आपका फ्लो हो रहा है वो आपका इनमें से जितना भी फ्लो हो रहा है वो इसके सम के इक्वल रहेगा। किसके, R1 में जितना जा रहा है, R2 में जितना जा रहा है और R3 में जितना जा रहा है, उन सबके सम के इक्वल होगा। भाई टोटल जितना भी फ्लो हो रहा है वो इन तीनों में तो डिवाइड हुआ, ठीक है, तो अगर आप इनका सम करोगे तो वो उसके टोटल के लिए तो इक्वल होगा, ठीक है। तो यही मीनिंग है इस चीज का। तो डायरेक्टली मैंने आपको इसलिए बता दिया कि I जो है वो चेंज होगा, V जो है वो सेम रहेगा। चलो ये आपका हो गया और R1 R2 R3 रेजिस्टेंस। बैटरी लगा देते हैं यहाँ पे, इस तरीके से लगा दी मैंने, ठीक है। ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, आपका करंट इधर से इधर जाएगा, ठीक है। अब इन चीजों को ना आप खुद से ही लिख सकते हो, देखो इंग्लिश में। अब मैं वो कह रहा है मैं वो चीज बता सकती हूँ बस। यहाँ पे देखो ये आपका, यहाँ पे आप V वोल्ट जो है अप्लाई कर रहे हो और वो सारे में V वोल्ट ही घूमेगा, जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर भी उतना, यहाँ पर भी उतना, यहाँ पर भी उतना, क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। करंट चेंज होने वाला है। अगर यहाँ से देखो करंट I फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जा रहा है
अब ये पॉइंट मान लो, ये भी पॉइंट मान लो, यहां से आपका आई करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, लेकिन ये जगह जो है ना 3 रास्तों में जा रही है अब। तो जब 3 जगह इसको मिल गई है तो भाई करंट को तो चेंज होना पड़ेगा। तो करंट R1 के लिए जाएगा I1, R2 के लिए जाएगा I2 और R3 के लिए जाएगा I3। तो फिर से आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, देखो ये सब चीजें आप खुद से डिफाइन कर सकते हो कि R1, R2, R3 हमारे रेजिस्टर्स हैं, रेजिस्टेंसेस हैं जो हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर हमारा V वोल्ट जो है ये पूरा अप्लाइड वोल्टेज है, और यहाँ पर जो हमारा टोटल करंट है, सपोज कर लीजिए कि वो I फ्लो हो रहा है। ठीक है, I हमारा जो है वो टोटल करंट है जो फ्लो हो रहा है। तो I1 करंट विल फ्लो थ्रू R1 रेजिस्टेंस, I2 करंट विल फ्लो थ्रू R2 और I3 वाला फ्लो होगा किससे, R3 वाले से। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको मैं हटा रही हूं यहां से। अब यहां पर जो आपका मैंने क्या बताया था, जो सीरीज में था, हर चीज को आप थोड़ा कनेक्ट करके देखोगे तो आपको अलग अलग सी चीजें याद नहीं रखनी पड़ती हैं। ठीक है, आपको सारे पॉइंट्स जो है ना वो टू द पॉइंट याद हो जाएंगे कि इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था। अब देखो जो सीरीज था उसमें आपका V चेंज हो रहा था, V चेंज हो रहा था, तो हमने V के लिए इक्वेशन बनाई कि V1, V2, V3 ये सारे जो अलग अलग वैल्यूज है इनका सम किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल जो है उसके V। अब जो आपका पैरेलल है, पैरेलल में आपका I चेंज हो रहा है। अब आपकी इक्वेशन किसके लिए बनेगी, V के लिए थोड़ी ना बनेगी, V तो सेम ही जा रहा है। तो आपकी इक्वेशन किसके लिए बनेगी, I यानी करंट के लिए बनेगी। तो यहाँ पर जो आपका करंट फ्लो है वो हो रहा है I1, I2 और I3 का। ठीक है, और अगर आप इनका सम कर देते हो तो ऊपर वाले में से, बीच वाले में से और नीचे वाले, इन तीनों रेजिस्टेंस में से जितना भी करंट फ्लो हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, टोटल जितना आई गया था वही। तो ये आपका आई के इक्वल हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 1। ये इसके ऊपर भी आप लिख सकते हो कि जो टोटल करंट है ना वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट किसके इक्वल हो जाएगा, सब में से जितना करंट फ्लो हो रहा है उन सबको सम कर लो, वो आपका आई के इक्वल हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गई 1। अब फिर से हम वही सेम चीज चलते हैं, उसमें भी सेम था V1 प्लस V2 प्लस V3। इसके बाद में क्या लगाते हैं, ओम्स लॉ सीधा। इसके बाद में हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पता है V इज इक्वल टू IR होता है, I बराबर कितना होता है, V बाई R। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। आपने ये इक्वेशन किसके लिए लिखी है, I के लिए, तो ओम्स लॉ में से भी आप I के लिए वैल्यू लिखोगे। ठीक है, इसीलिए मैंने इसके बाद में ये लिखा। सीरीज के अंदर हमारा V के लिए फॉर्मूला था, तो इसीलिए मैंने यहां पर ये वाले इक्वेशन का यूज किया। तो ये चीज आपको खुद से पता होनी चाहिए क्या चीज हम क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर I के लिए आपका फॉर्मूला है V बाई R। इस फॉर्मूले को तीनों के लिए अप्लाई करेंगे। एक है आपका I1, एक है आपका I2, एक है आपका I3। I1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बाई R1। V सेम है इसीलिए सब में V रहेगा। R1, R2, R3 हो जाएंगे डिफरेंट। ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 लिख नहीं रही मैं यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टली कर देते हैं। जो भी इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 है इसे हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है, V बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 जो थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी ना। इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो आपकी थी I बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3 के। I1, I2, I3 की वैल्यू यहां लिख देते हैं। I1 है आपका V बाई R1, I2 है आपका V बाई R2 और I3 है आपका V बाई R3। यहां भी चेंज कर लो, लेफ्ट साइड में I किसके बराबर होता है, V बाई R के। ठीक है, अब इसके बाद में आपको लेना है सिंपल कॉमन। सब में दोनों के अंदर सेम ही स्टेप थे, कुछ फर्क नहीं था। V बाई R है, V कॉमन लो, 1 बाई R बचेगा। इधर कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, मैं लिख के दिखा रही हूँ लेकिन अलग से। कॉमन तो यहां से आएगा, मैं यहाँ पर अलग से लिख के दिखा रहा हूँ कि V मैंने बाहर ले लिया तो 1 बाई R बचा। ठीक है, किसी को कभी समझ में ना आए तो यहाँ पर हम V बाहर लेंगे और यहाँ पर बचेगा 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। V से भी काट दो, फॉर्मूला नहीं आ गया आपके पास में। 1 बाई R इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, यही फॉर्मूला है। तो अगर आपका पैरेलल के अंदर आपके रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं
तो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो जो आपका रेसिप्रोकल के फॉर्म में है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के जो आपकी रेसिप्रोकल की फॉर्म में है अगर हम उनका सम कर दें तब। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है और दोनों का सेम ही फॉर्मेट था सॉल्व करने का। तो यही था हमारा। अब आपको कुछ भी वैल्यू दी हो, मान लो कि जैसे ये फॉर्मूला है ना, तो अगर आपको कोई भी दे रखा है कि R1 जो है आपका 6 ओम है, R2 जो है आपका 12 ओम है, इस तरीके से दिया हुआ है, तो फॉर्मूला आप लगा सकते हो कि अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो आप लिखोगे कि 1/6 प्लस 1/12। टोटल कैसे निकालोगे, 1/6 प्लस 1/12, तो 1/r कितना हो जाएगा आपका, इसका आप एलसीएम लोगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 3/12, इसका मतलब 4 ओम्स। मतलब ऐसे ही मैंने यूज करके बता दिया इसको। ठीक है, कि डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला यूज हो जाता है। तो ये हमने डिराइव करके दिखा दिया है कि किस तरीके से आप टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपके रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज और पैरेलल के अंदर कनेक्टेड होते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। ठीक है, हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें और ऐसी और अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।